नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की तनातनी के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। अब इस पोस्टर ने बीजेपी को न सिर्फ अखिलेश पर हमले का मौका दिया, बल्कि इंडिया गठबंधन पर तंज कसने का मौका भी दिया है। लेकिन जब मीडिया ने अखिलेश यादव से फ्यूचर पीएम वाले पोस्टर पर सवाल दागा, तो बीजेपी की बोलती बंद हो गई। अखिलेश ने दो टूक कह दिया कि समाजवादियों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तल्खी का असर बयानों से आगे बढ़ गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अखिलेश यादव के भावी प्रधानमंत्री वाले पोस्टर चस्पा हो गए। संदेश ये कि लाल किले का रास्ता यूपी से ही निकलेगा और सबसे बड़े सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी को नजरअंदाज करना कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया, जो लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। हालांकि अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई है, लेकिन पार्टी को जब कोई संदेश देना होता है तो कार्यकर्ता कभी भी उनका जश्न मनाने लगते हैं, जिसे जो पैगाम पहुंचाना होता है वो पहुंचा ही देते हैं। अखिलेश यादव को इस होर्डिंग में भावी प्रधानमंत्री दिखाया गया है और ये होर्डिंग लगाई है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने। फखरुल हसन चांद हमारे साथ मौजूद भी हैं। फखरुल भाई, मुझे ये बताइए कि ये भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई, क्या मैसेज है? क्या कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष है क्या? नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की इच्छा है। जो सपना समाजवादियों ने देखा था कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। इसलिए वो सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करे, जैसे दूसरे सपने नेताजी के पूरे कर रहे हैं। यही समाजवादियों की इच्छा है। और देश में जब प्रधानमंत्री बनना था तो देश के प्रधानमंत्री भी वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे। तो सबको पता है कि बगैर उत्तर प्रदेश को जीते दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है। 35% से ज्यादा वोट शेयर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिला था। मैनपुरी, घोसी में हमने भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हरा के दिखाया है। तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है जो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। एमपी चुनाव के बहाने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच छिड़ी रार से बीजेपी मन ही मन मुस्कुरा रही है। लेकिन जब अखिलेश यादव के भावी पीएम वाले पोस्टर चस्पा हुए तो बीजेपी की बाँछें खिल गई, मानो इंडिया गठबंधन जैसे टूट ही गया। पार्टी के तमाम नेता विपक्षी गठबंधन के खात्मे की मुनादी करने लगे। पीएम पद की दावेदारी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताने लगे। लेकिन उत्तराखंड के रण में उतरे अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी की खुशियां काफूर हो गई। अपने को प्रपोज कराने का काम कराया गया है और अखिलेश जी भी इस बात से खुश होते होंगे कि हमें प्रधानमंत्री की दावेदारी हमारे समर्थक रख रहे हैं। और अन्य ऐसे, इसीलिए ये जो विपक्ष का गठबंधन बना है INDIA, उसमें जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी के मुखिया अपने को प्रधानमंत्री के लिए मन ही मन प्रपोज भी करते हैं और उनके समर्थक भी उन्हीं को प्रपोज करने का काम करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा अभी पीछे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही थी और अखिलेश जी 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अभी चुनाव में 6 महीने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो अधिकार है उनका। दिल्ली जाने का तो हर नेता का सपना होता है कि हम CM बन गए तो PM बने। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए काम करना बहुत जरूरी बात होती है। तो काम तो है नहीं, सपना दिल्ली का है, तो सपना देखना अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन बन चुका है तो सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये एक स्वाभाविक सी बात है, इसको अन्यथा किसी और से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी लगा रहा है पोस्टर, मैं आपका पोस्टर लगा दूं और मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा, हमारी ये साथी हैं, इनकी पोस्टर लगा दो, शायद ये भी कुछ बन जाए। पोस्टर लगने से कोई नहीं बनना है। हाँ, अगर किसी की भावना है, किसी कार्यकर्ता ने लगाया है, तो उसके सोचने और उसकी तरफ से ही बात है।
समाजवादियों का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए सीट नहीं छोड़ने को लेकर कांग्रेस से नाराज अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप लगाए थे। दोनों तरफ से बयानों की तल्खी चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत के बाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि वो कांग्रेस नेताओं के बारे में कोई भी अनर्गल बयानबाजी ना करें। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो राजस्थान विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के उतरते ही कांग्रेस और ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। 3 उम्मीदवारों को घोषित कर चुके ओवैसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर हैं, जबकि कांग्रेस कह रही कि ओवैसी का राजस्थान में कोई वजूद नहीं, वो बीजेपी की बी टीम है और सिर्फ कुछ वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना ही उनका एकमात्र मकसद है। तुम एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि बातिलों के तूफान में चिराग को कैसे जलाया जाता है। अगर आपको चिराग को जलाना है तो आप मजलिस का साथ दो मेरे भाई। याद रखो, डर कर किसी पार्टी को वोट देने से आपका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। हैदराबाद के भाईजान की राजस्थान में एंट्री, और एंट्री के साथ ही शुरू हो गया उनका वो अंदाज़े बयान जिस पर खूब तालियां बजती। उत्साही समर्थक सेल्फी लेने भी चले आते हैं। एक भीड़ ओवैसी को घेरे हुए चलती है, लेकिन इस घेरे के बाहर चुनावी धरातल पर ओवैसी की मुश्किलें कम नहीं। यह अलग बात है कि ओवैसी अपनी पार्टी से जयपुर के हवा महल, शेखावटी के फतेहपुर और मेवात के कामा से अपने प्रत्याशी खड़े कर चुके हैं और दावा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय हमेशा से दोहरी राजनीति का शिकार रहा है। वो हर सभा में नासिर जुनैद के साथ जयपुर के इकबाल का मुद्दा उठा रहे हैं। आरोपों के घेरे में कांग्रेस है और सेंटर में है पीएम मोदी। कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है, मामला चलेगा नहीं। बीजेपी उनको भेजती है हर राज्य में कि भाई जिससे वोट कटे, तो ओवैसी वाली दुकान चलेगी नहीं। दरअसल ओवैसी को मालूम है कि राजस्थान की कुल आबादी में 9% मुस्लिम है और करीब 16 सीटें तो ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों की जीत मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। इन सीटों से अगर हिंदू प्रत्याशी भी चुनाव जीतते हैं तो इसमें मुस्लिम वोटर ही निर्णायक होते हैं और 35 से 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम की तादाद महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 9 मुस्लिम विधायक चुनकर आए, जिनमें 2 मंत्री भी बने। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राजस्थान में पहली बार चुनाव मैदान में है। वे अच्छी तरह से जानते हैं लोगों को जोड़ना कितना जरूरी है। यही कारण है कि बड़ी जनसभाओं की बजाय छोटी जनसभाएं करते हैं गली मोहल्लों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके देख सकें, उनकी बातें सुन सकें और एमआईएम क्यों राजस्थान के चुनाव मैदान में है इस बात को जान सके। ओवैसी पर कांग्रेस भले ही बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब ओवैसी की सभाओं में मोदी सरकार के खिलाफ नारों वाले पोस्टर नजर आते हैं। तो साथ ही वो मंच से मोदी सरकार के कानूनों पर भी निशाना साधते हैं और इसी की आड़ में कांग्रेस को भी जमकर कोसते हैं। मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। एक आप अपने आप को, अपनी औलाद को सिखाना पड़ेगा कि बेटा, उनको बचाना पड़ेगा कि यकीनन ये बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर तक आ चुका, मगर आज जयपुर की सरजमीन में असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है, तुम एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि बातिलों के तूफान में चिराग को कैसे जलाया जाता है।
अगर आपको चिराग को जलाना है तो आप मंजलिस का साथ दो मेरे भाई। राजस्थान के रण में ओवैसी की एंट्री से जहां कांग्रेस में खलबली नजर आ रही, वहीं बीजेपी फील गुड का एहसास कर रही। वजह ये कि मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, जबकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, तो इस बार 124 उम्मीदवारों की बीजेपी की लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं। और राजस्थान की जनता वो दिन नहीं भूली जब प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों को एफआईआर लॉन्च करके गिरफ्तार किया गया। राजस्थान की जनता वो दिन नहीं भूली है जब राम दरबार और शिव मंदिर को बुलडोजर और ड्रिल मशीन से तोड़ा गया। राजस्थान की जनता वो दिन नहीं भूली है जब भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाया गया। इसलिए ये तुष्टीकरण राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाईजान का स्वागत है। इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। ओबीसी जी आ रहे हैं, उनका अपना एक एजेंडा है, पर ये जिस प्रकार की टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोग मिलकर और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग कॉर्नर से घेर लें, घेर नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन मोदी लहर के कारण एक भी प्रत्याशी विधानसभा के दहलीज नहीं लांघ सका। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 9 मुस्लिम विधानसभा पहुंचे। अब ओवैसी उन्हीं सीटों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं जहां मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी, उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। राजस्थान का मिजाज है कि वो बाहरी पार्टी को बहुत ज्यादा जगह नहीं देता, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की लगातार होती मजलिसें और उनमें लाउडस्पीकर से बजता मुस्लिम राग लोगों का ध्यान जरूर खींचता है। सियासी दल आते हैं और 9% मुसलमानों की बात करते हैं, उनके विकास से जुड़ी बातें करते हैं, उनका वोट ले जाते हैं, लेकिन ये लोग खुद क्या सोचते हैं अपने इलाके के विकास के बारे में? मुसलमान ये सोचता है कि जो पार्टी बीजेपी को रोक सके हम उसे सपोर्ट करें, तो उस हालत में तो आज राजस्थान में हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते या नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन वो कांग्रेस उम्मीदवारों के वोट जरूर काटेंगे। हाँ, वो कितना वोट काट पाएंगे और कितनों को हरा पाएंगे, इसका मुकम्मल जवाब खुद ओवैसी को भी शायद ही पता होगा। लेकिन राजस्थान के रण में उनके एंट्री से कांग्रेस की परेशानी बढ़नी तय है। केजे शिवसन, जयपुर, न्यूज़ 24। 17 अक्टूबर को केंद्र सरकार की तरफ से सभी मंत्रालयों को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि वो देश के सभी जिलों से ऐसे सरकारी अधिकारियों के नाम दे जिन्हें मोदी सरकार की पिछले 9 सालों की उपलब्धियों को दिखाने, जश्न मनाने के लिए एक अभियान के लिए जिला रथ प्रभारी यानी कि विशेष अधिकारी के तौर पर तैनात किया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम की इस रथ यात्रा के जरिए मोदी सरकार अपने 9 साल के कामकाज का प्रचार करेगी और नए लाभार्थियों को भी जोड़ेगी। लेकिन इस सर्कुलर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी फायदे के लिए नौकरशाहों और सैनिकों का राजनीतिकरण कर रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए दिवाली बाद करीब 2 महीने तक की रथ यात्रा चलाने का प्लान बनाया है, जिसके जरिए केंद्र सरकार न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाएगी बल्कि नए लाभार्थियों को जोड़ने की कोशिश भी करेगी। इस यात्रा को विकसित भारत संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 ग्राम पंचायतों तक जाएगी। ये यात्रा 20 नवंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 1500 रथों को जीपीएस और ड्रोन से लैस किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को जिला रथ प्रभारी भी बनाया जाएगा। इस बाबत आधिकारिक पत्र जारी किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ब्यूरोक्रेसी के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर सरकारी अधिकारी को रथ प्रभारी कैसे बनाया जा सकता है? सिविल सर्वेंट से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैसे करवाया जा सकता है? मिलिट्री से लेकर आईटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक हुनर इन्होंने निकाला है, ये अच्छा नहीं, इसका कंडम हम करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धि को लेकर ग्रामीण संवाद यात्रा चलाने की योजना एक मेगा आउटरीच कार्यक्रम के तहत की जा रही है।
जिसका मकसद सरकार की उपलब्धियां गिनाना तो है ही, साथ ही साथ योजनाओं के संपूर्ण कवरेज को सुनिश्चित करना है। नए लाभार्थियों का नामांकन भी करना है। इसके लिए 2 महीने का लक्ष्य रखा गया है। 20 नवंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पीएमओ, पीएम किसान, पीएम मुद्रा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम आवास योजना सहित प्रमुख योजनाओं के प्रभारी मंत्रालयों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में सरकार अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट रथ प्रभारी बनाया जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स के 25, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कस्टम और एक्साइज विभाग से 25, ऑडिट और अकाउंट विभाग से 15, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से 15, पोस्टल सर्विस से 15, टेलीकॉम से 15, इकोनॉमिक सर्विस से 15, इंडियन सिविल आउटिंग सर्विस से 10, इंडियन कास्ट एंड अकाउंट सर्विस से 10, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस से 10, स्टैटिस्टिक्स सर्विस से 10, इंडियन पोस्ट एंड फाइनेंस सर्विस से 5 अधिकारियों को प्रभारी बनाया जाएगा। यानी कुल 170 अधिकारियों को 765 जिलों में रथ प्रभारी बनाया जाएगा। इसी बात पर विवाद है और बीजेपी इस मामले में सफाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है और जब सरकार जनता के द्वारा चुनी जा रही है तो उसे पीड़ा होगी। मोदी जी की इस योजना से वो तमाम अफसर जो प्रदेश की राजधानी में अपने कमरे में बैठे रहते हैं वो निकलेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जितनी योजना है उसका लाभ मिला कि नहीं। एक भी गरीब नहीं बचेगा। ये जन भागीदारी का आंदोलन है, लेकिन इसकी समझ कांग्रेस पार्टी को नहीं आएगी। अधिकारियों को लिफ्ट किया जा रहा है सरकार की बनाई हुई नीतियों के प्रचार और प्रसार के लिए, आत्म प्रशंसा के लिए। आत्ममुग्ध भारत के प्रधानमंत्री आपकी सरकार जो कर रही है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। सभी अफसरों को, सभी लोगों को ये कहा कि पिछले 9 साल में जो भी उपलब्धियां हुई, हम समझते हुई नहीं कुछ खास, लेकिन उसके बारे में प्रचार एक विकसित यात्रा के नाम से वो चला रहे हैं सरकार के यंत्र को इस्तेमाल करते हुए। अभी आपके आर्म फोर्सेस के पास भी उनके सब जगह पर सेल्फी पॉइंट्स लगा दी, जहाँ पर मोदी साहब का एक ये होता है तस्वीर, उसके बगल में आप बैठ के सेल्फी ले लीजिए। रेलवेज पे, स्टेशनों में ये काम करवा रहे हैं। यानी चुनाव के लिए प्रचार पूरा का पूरा सरकार की यंत्र से करवाना, हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुरुपयोग आज तक कभी हुआ नहीं हमारी व्यवस्था का। आपको बता दें कि इस रथ यात्रा के जरिए हाल ही में लॉन्च की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को भी शामिल किया गया है। इस रथ यात्रा के जरिए नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। देश में लीडिंग टी ब्रांड वाघ बकरी के मालिक पराग देसाई की मौत से हर कोई हैरान है। 50 साल की उम्र में देसाई की मौत को लेकर अहमदाबाद के अस्पताल ने आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें अस्पताल प्रशासन मौत की वजह के बारे में उसने जानकारी दी है। हॉस्पिटल ने कहा कि पराग देसाई को घायल अवस्था में लाया गया था, लेकिन उनके शरीर पर कुत्ते के काटने का कोई निशान नहीं था। जबकि वाघ बकरी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पराग देसाई की मौत कुत्तों के हमले की वजह से ही हुई है। आवारा कुत्ते उनके पीछे पड़े और वो अपना संतुलन खो बैठे और गिर गए। इसके बाद उन्हें चोट आई और उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल के बयान आने के बाद अब मौत पर नई बहस शुरू हो गई है। आवारा कुत्तों के चलते अहमदाबाद के प्रसिद्ध कारोबारी पराग देसाई की मौत के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। मशहूर ब्रांड वाघ बकरी के कार्यकारी निदेशक और मालिकों में से एक पराग देसाई की असमय मृत्यु से बिजनेस जगत समेत सभी लोग शोक में। जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर शाम को 6 से 7 बजे के बीच ये जो आप इस समय देख रहे हैं पराग बंगलो की जाने का रास्ता, इसी रास्ते से होकर पराग देसाई इवनिंग वॉक के लिए निकले थे और घर से कुछ दूर जाने के बाद बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों द्वारा उन पर हमला किया गया, जिसके बाद वो डर गए और उनका पैर फिसलने से, गिरने से उनके सिर पर चोट लग गई और वहीं बेहोश हो गए। कुछ स्थानिक लोगों ने उनको देखा और परिवार को संपर्क किया, जिसके बाद उनको अहमदाबाद की सेल्वी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद जब उन्हें फायदा नहीं हुआ तो उन्हें अहमदाबाद के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जायडस रेफर किया गया, जहां कल उनकी मृत्यु के समाचार सबके सामने आए। कहा यह जा रहा है कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन इन सबके पीछे का कारण, जो सबसे मुख्य कारण बताया जा रहा है, वो कुत्तों के हमले का बताया जा रहा है। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पराग जो बंगलो है, ये सेंटोसा पार्क है, जिसके अंदर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, प्रसिद्ध कारोबारी हैं, उनके बंगलोज हैं और यहीं पर एक जो पराग बंगलोज है उसमें पराग देसाई रहते थे। और आज चूंकि
उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तमाम लोग जो है उनके घर पर आ रहे हैं शोक प्रकट करने के लिए। आधिकारिक तौर पर किसी का भी बयान, न सेल्वी हॉस्पिटल, न जाइडस और न ही कहीं से भी इस तरह के बयान आए हैं कि कुत्तों के हमलों के बाद में उनकी जो है मृत्यु हुई। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उनके बाद यही पता चला है कि इसी कुत्तों के हमलों से वो घायल हुए और उसके बाद उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कैमरा प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। भूपेंद्र, वाघ बकरी इसको लेकर अलग बयान दे रहा था, अब जो शैल्बी हॉस्पिटल है उसकी तरफ से बाकायदा जो एक मेडिकल नोट दिया गया है रिलीज़ में, वो कुत्तों के काटने से तो इनकार कर रहा है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहा है कि आवारा जानवरों के कारण होने वाले बहुत से मामले इन दिनों हमारे सामने आए हैं। तो इसका जिक्र उसने इस नोट में क्यों किया है? क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि क्या कुत्ते सिर्फ उनके ऊपर झपटे थे और बैलेंस उनका बिगड़ा? पूरा मामला ज़रा प्लीज़ साफ करें। देखिए, पूरा मामला ये है कि 15 तारीख की शाम को जो सेंटोसा पार्क है, ये एक बहुत ही पोस्ट सोसाइटी है जहां पर बहुत बड़े बड़े नामचीन हस्तियां जो है उनके मकान है और काफी सारा ऐसा एरिया है जो ओपन है और जहां पे मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो अंदर ही इतना बड़ा ग्राउंड है और इतना बड़ा एरिया है कि लोग आसानी से उसी के अंदर वॉक कर सकते हैं। और उस दिन भी जो वाघ बकरी यहाँ पर बहुत ब्रांडेड टी है, उसके जो कार्यकारी निदेशक हैं पराग देसाई, वो शाम को वॉक पर निकले थे और बताया जा रहा है कि उस वक्त कुछ कुत्ते, 2 से 3 कुत्ते जो हैं उनकी तरफ भौंकते हुए झपटे और इसकी वजह से एकाएक वो डर गए और उन्होंने भागने की कोशिश की। उनका संतुलन बिगड़ा जिसकी वजह से वो गिर गए और गिरने से उनके माथे पर चोट आई और उस वक्त वो बेसुध से हो गए। तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर शैल्बी अस्पताल में पहले ले जाया गया जो कि उस पार्क के एकदम करीब है। और शैल्बी अस्पताल में पता चला कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसके बाद उन्हें जाइडस हॉस्पिटल रेफर किया गया जहां पर उनकी एक सर्जरी भी की गई, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाया और उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में अभी तक जब शैल्बी हॉस्पिटल की तरफ से जब हम जाके उनके पीआरओ को भी मिले, उनके स्टाफ को मिले, उनकी तरफ से ये कहना है कि जब उनको लाया गया यहाँ पर तब कोई भी ऐसा निशान उनके शरीर पर नहीं था जो कुत्ते के काटने से हो। हाँ, ये कहा जरूर गया कि वो किसी वजह से भागे कुत्तों के डर की वजह से और गिर गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए भूपेंद्र, आप नजरें बनाए रखें।